ज़्यादातर बच्चों को एज़मा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान रहता है। यदि हम उनको इन्हेलर से मेडिसिन देते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनके सिम्पटम्स बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन 5% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके सिम्पटम्स में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। इन बच्चों को हायर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है और इन बच्चों को हम डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एज़मा कहते हैं। तो यदि बच्चे को टोटल डोज 800 माइक्रोग्राम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्हेलर फॉर्म में मिल रही है, प्लस उसको एडिशनल मेडिसिन जैसे कि फॉर्मेट्रॉल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, इन बच्चों को हम डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एज़मा कहते हैं। जिन बच्चों को एज़मा कंट्रोल नहीं रहता, उनमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो यदि एक बच्चा है जिसको डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एज़मा है, तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका डायग्नोसिस सही है। कुछ और बीमारियां हैं जो एज़मा की तरह ही प्रेजेंट करती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलियरी डिस्काइनेसिया, ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्परजिलोसिस और कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं। कुछ कंजेनिटल बीमारियां होती हैं जो बर्थ से रहती हैं। कई बच्चों के सांस के रास्ते ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिनको ट्रैकियोमलेशिया कहते हैं। साथ ही में हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे को और एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई साथ में आई एलर्जी, नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, रिफ्लक्स या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम साथ में तो नहीं है। इसके अलावा हम घर का एनवायरनमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे को कोई ट्रिगर्स हैं या एलर्जेंस हैं जो परेशान कर रहे हैं। ये डस्ट माइट्स हो सकते हैं, ये पेट्स हो सकते हैं, ये कॉकरोचेस हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मॉस्किटो कॉइल्स का धुआं। कुछ विलेजेस में अभी भी घर में केरोसिन या वुड का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए चूल्हे पर, उसके धुएं से भी काफी दिक्कत हो सकती है। काफी बच्चों में इन्हेलर लेने का जो तरीका होता है, टेक्निक होती है, वो अच्छी नहीं रहती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेसर का प्रयोग नहीं करते और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में जब उनको दवा दी जाती है तो उसकी डोजेस फ्रीक्वेंटली मिस हो जाती है। ये कॉमन कारण है डिफिकल्ट टू ट्रीट एज़मा। यदि बच्चे को डिफिकल्ट टू ट्रीट एज़मा है तो उनको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि स्पायरोमेट्री, ऑसिलोमेट्री, एलर्जी टेस्ट जैसे कि स्किन प्रिक टेस्ट या इम्यूनोकैप का टेस्ट। कुछ बच्चों में कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्पेशली अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ और ऑल्टरनेट डायग्नोसिस भी हो सकता है। कुछ बच्चों को में स्वेट क्लोराइड टेस्ट, सीटी स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी की आवश्यकता भी हो सकती है। डिफिकल्ट टू ट्रीट एज़मा के बच्चों में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? यूजुअली जब हम बच्चों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको इन्हेलर पर रखें। यूजुअली कोशिश करी जाती है कि मॉडरेट डोजेस से ज़्यादा, सो यूजुअली 800 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हम देने की कोशिश नहीं करते। साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे कि फॉर्मेट्रॉल या सैलमेट्रॉल का प्रयोग होता है। टाइओट्रोपियम एक बहुत ही अच्छा सा इन्हेलर है जो रिसेंटली अप्रूव्ड है और इसको हम मोर देन 6 इयर्स के बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे यंग बच्चे हैं जिनको एज़मा कंट्रोल नहीं होता है, उनमें भी हमने टाइओट्रोपियम का काफ़ी प्रयोग किया है और ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है। इन मेडिसिन पे यूजुअली हम 3 to 6 मंथ्स बच्चे को रखते हैं और ये देखते हैं कि क्या उनके सिम्टम्स कंट्रोल रहते हैं या नहीं। मैक्सिमम बच्चों के सिम्टम्स इन्हीं मेडिसिन से अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं और उन्हें आगे कुछ ज़्यादा करने की नीड नहीं होती। कुछ बच्चों में जिनमें इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता है, उन बच्चों में कुछ और नई मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं।
सबसे कॉमनली यूज बायोलॉजिकल है मैलिजुमैब, और अब नए बायोलॉजिकल्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि मेपोलिजुमैब, डुपोलिमैब। तो यदि आपके बच्चे का एस्मा अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो आपको एक पीडियाट्रिक चेस्ट स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए उसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।